हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम हिंदी भाषा को कवर करने वाले एमसीक्यू की फॉर्म में हम यहाँ पर हिंदी भाषा को यहाँ पर कवर करेंगे। तो प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आज हम हिंदी भाषा के विकास क्रम को जानेंगे और बोली और यहाँ पर भाषा के बीच के अंतर को जानेंगे। तो उसके रिगार्डिंग एमसीक्यू यहाँ पर बने हुए हैं, जहाँ पर 100 से भी ज़्यादा प्रश्न आपको मिल जाएंगे। और आप लोग कमेंट में बताना आप लोगों ने यहाँ पर कितने जवाब सही दिए। तो चलिए पहले सेट को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न आप लोगों के लिए है, तो हिंदी भाषा किस भाषा परिवार की शाखा है। तो हिंदी भाषा किस भाषा परिवार की शाखा है, तो ये बहुरूपीय परिवार की शाखा है। तो हिंदी भाषा जो है बहुरूपीय परिवार की शाखा है। हिंदी की जननी किस भाषा को कहा जाता है, तो हिंदी की जननी कहा जाता है संस्कृत को। हिंदी भाषा की जननी किसको कहा जाता है, संस्कृत को कहा जाता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्या है, तो प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषा है, तो इसका जो काल है ये माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल माना जाता है। छांदस किस भाषा का दूसरा नाम है, तो जो छांदस है तो वैदिक संस्कृत को क्या कहते हैं, छांदस कहते हैं। तो वैदिक संस्कृत का ही दूसरा नाम है छांदस। ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई है, तो ऋग्वेद की जो रचना हुई है वो किस भाषा में हुई है, वैदिक संस्कृत में ऋग्वेद की क्या हुई है, रचना हुई है वैदिक संस्कृत में। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें सपोर्ट कर सकते हो, ताकि हम आप लोगों के लिए बेहतरीन यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। बौद्ध धर्म के उपदेश किस भाषा में दिए गए, तो बौद्ध धर्म के जो उपदेश दिए गए पाली भाषा में दिए गए हैं। भगवान महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, तो भगवान महावीर ने, जिनका संबंध जैन धर्म से 24वें तीर्थंकर थे, तो भगवान महावीर ने प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए थे। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है भटका हुआ। हिंदी भाषा के इतिहास की शुरुआत किस काल से मानी जाती है, तो हिंदी भाषा के इतिहास की जो शुरुआत मानी जाती है ये मानी जाती है अपभ्रंश काल से। तो हिंदी भाषा के इतिहास की शुरुआत किस काल से मानी जाती है, तो अपभ्रंश काल से हिंदी भाषा के इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो अपभ्रंश का जो वाल्मीकि है तो ये स्वयंभू को कहा जाता है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। पौमचरिव के रचयिता कौन है, तो पौमचरिव के रचयिता भी कौन है, स्वयंभू पौमचरिव के रचयिता है। और भविष्ययत कहा के रचयिता कौन है, तो भविष्ययत कहा के जो रचयिता है तो ये है पुष्प धनपाल। तो भविष्ययत कहा के रचयिता कौन है, तो भविष्ययत कहा के रचयिता है धनपाल। अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच के संक्रमण काल की भाषा को क्या कहा गया, तो अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच के संक्रमण काल को कहा गया अवहट। क्या कहा गया, अवहट। अपभ्रंश का अपभ्रंश या फिर प्रवर्ती अपभ्रंश किसे कहते हैं, तो अपभ्रंश का अपभ्रंश या फिर प्रवर्ती अपभ्रंश कहते हैं अवहट को ही अपभ्रंश का अपभ्रंश या प्रवर्ती अपभ्रंश कहते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से शुरू होता है, तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो काल शुरू होता है तो 1000 ईस्वी से शुरू होता है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल शुरू होता है 1000 ईस्वी से। अब हिंदी भाषा की उपभाषाएं और बोलियों से जो प्रश्न बनते हैं, तो हिंदी को कितनी उपभाषाओं में विभाजित किया गया है, तो हिंदी को 5 उपभाषाओं में विभाजित किया गया। तो हिंदी को 5 उपभाषाओं में विभाजित किया गया। हिंदी की कुल कितनी बोलियाँ, 5 उपभाषाओं में विभाजित किया गया और 17 हिंदी की बोलियाँ। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस बोली में की है, तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो रचना करी है वो अवधी में करी है। किस में करी है, अवधी में करी है। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, तो पूर्वी हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। अवधी, बघेली और जो छत्तीसगढ़ी है किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो अवधी, बघेली और जो छत्तीसगढ़ी है तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, तो पश्चिमी हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। कौरवी या नागरी किस बोली का दूसरा नाम है, तो कौरवी और जो नागरी है तो ये किस बोली का दूसरा नाम है, तो खड़ी बोली का ये दूसरा नाम है कौरवी या नागरी। राहुल साकृत्यायन ने किस बोली के लिए कौरवी शब्द का प्रयोग किया, तो राहुल साकृत्यायन ने किस बोली के लिए किया है, तो खड़ी बोली के लिए राहुल साकृत्यायन ने कौरवी शब्द का प्रयोग किया। ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है, तो ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी ये पश्चिमी हिंदी उपभाषा की क्या है, बोलियाँ हैं। हरियाणवी बोली का दूसरा नाम क्या है, तो हरियाणवी बोली का दूसरा नाम है बांगरू।
हरियाणवी बोली का दूसरा नाम क्या है? बांगरू। हरियाणवी बोली का दूसरा नाम है। राजस्थान की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो राजस्थान की उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी की उत्पत्ति हुई है। ढूंढाली किस बोली का दूसरा नाम है? तो ढूंढाली जयपुरी बोली का दूसरा नाम है। तो ढूंढाली किस बोली का दूसरा नाम है? तो जयपुरी का दूसरा नाम है ढूंढाली। भोजपुरी, मगही और मैथिली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो भोजपुरी, मगही और मैथिली जो है ये बिहारी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आता है। बिहारी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो बिहारी हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है ये हुई है मागधी अपभ्रंश से। तो बिहारी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? मागधी अपभ्रंश से। गढ़वाली और कुमाऊनी किस उपभाषा की बोलियाँ? तो गढ़वाली और कुमाऊनी ये पहाड़ी हिंदी उपभाषा की क्या है? बोलियाँ हैं। अब हम जानेंगे देवनागरी लिपि से जो प्रश्न बनते हैं। तो हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तो देवनागरी जो लिपि है इसका जो विकास हुआ है तो ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस शिलालेख में मिला है? तो देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग मिला है ये जयभट्ट तृतीय के शिलालेख में मिला है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग। किस विद्वान ने नागरी नामकरण का आधार नागर शैली को माना है? तो वो कौन से विद्वान थे जिन्होंने नागरी नामकरण का आधार नागर शैली को माना है? तो वो थे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने नागरी नामकरण का आधार नागर शैली को माना है। देवनागरी लिपि की मुख्य विशेषता क्या? तो देवनागरी लिपि की जो मुख्य विशेषता है यह अक्षर आधारित होती है। देवनागरी लिपि का एक प्रमुख दोष क्या है? तो प्रमुख दोष इसमें क्या? शिरोरेखा के अनावश्यक प्रयोग से लेखन में रुकावट आती है, यह इसका क्या है? एक दोष है। किस विद्वान ने तिलक फॉन्ट बनाया था? तो तिलक फॉन्ट जो बनाया था बाल गंगाधर तिलक जी ने तिलक फॉन्ट बनाया था। किस समिति के अनुस्वार के प्रयोग को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया? तो किस समिति ने अनुस्वार के प्रयोग को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया था? तो ये डॉक्टर बाबू श्याम सुंदर दास जी के उनके साथ मतलब जो समिति बनाई गई थी तो डॉक्टर बाबू श्याम सुंदर दास जी ने जो समिति बनाई थी तो उन्होंने क्या करा था? अनुस्वार के प्रयोग को क्या करा था? प्राथमिकता देने का सुझाव दिया था। और किस समिति ने बाराखड़ी चलाने का प्रस्ताव रखा था? तो ये बाराखड़ी जो चलाने का प्रस्ताव रखा था ये नागरी लिपि समिति यानी कि काका कालेकर जी ने क्या करा था? बाराखड़ी चलाने का प्रस्ताव रखा था नागरी लिपि सुधार समिति ने। तो नागरी लिपि सुधार समिति ने बाराखड़ी चलाने का प्रस्ताव रखा था और ये इसके मतलब जो अध्यक्ष माने जाते हैं काका कालेकर माने जाते हैं। काका कालेलकर। किस विद्वान ने देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि को अपनाने का सुझाव दिया था? तो वो कौन से विद्वान थे जिन्होंने देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि को अपनाने का सुझाव दिया था? तो वो थे डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या करा था? देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि को अपनाने का सुझाव दिया था। अब विश्व हिंदी सम्मेलन से जो प्रश्न बन सकते हैं। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था नागपुर, भारत में। कब हुआ था? तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो सन 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था नागपुर में। और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 12वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था 2023 में हुआ था फरवरी के महीने में। और ये कहाँ हुआ था? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था फिजी में। ये भी आपको पता होना चाहिए। और हिंदी की संवैधानिक जो स्थिति है तो भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? तो जो भाग 17 है तो उसमें राजभाषा का क्या है? प्रावधान है। राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो राजभाषा से संबंधित जो अनुच्छेद है 343 से 351 तक है। तो 343 से 351 तक की राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद है 343 से 351 तक। भारत की राजभाषा क्या है? तो भारत की राजभाषा देखो, भारत की जो राजभाषा एक हिंदी है और एक अंग्रेजी यहाँ पर सहायक है। तो हिंदी और अंग्रेजी सहायक भारत की राजभाषा है। भारत की कोई राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है? तो भारत की कोई राष्ट्रभाषा किस लिए नहीं है? क्योंकि यहाँ पर विविध भाषाएं बोली जाती है, इसीलिए भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। मुंशी आयंगर फार्मूले के आधार पर हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो मुंशी आयंगर फार्मूले के आधार पर हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। ये 1949 में 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया था। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को ही भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व में हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो ये किस में होगा? 343(1) में।
तो संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343(1) में होगा। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो प्रथम जो राजभाषा का आयोग का गठन हुआ था ये 7 जून 1955 को हुआ था। तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 7 जून 1955 को। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेड़जी। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेड़जी। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय और न्यायालयों की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो किस अनुच्छेद के तहत होगी? 348(1) के तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की जो कार्यवाही होगी अंग्रेजी भाषा में होगी 348(1) के तहत। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की जो सुविधाएं हैं 350 क में। तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 350 क में। किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए संघ को निर्देश दिए गए? तो 351 में क्या दिए गए हैं? हिंदी भाषा के विकास के लिए संघ को निर्देश दिए गए 351 में। तो किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए संघ को निर्देश दिए गए? अनुच्छेद 351 में। अब 8वीं अनुसूची से जो प्रश्न बन सकते हैं, तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है तो इसमें कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो मूल रूप से 8वीं जो अनुसूची थी उसमें कितनी थी? 14 भाषाएं थी। किस संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। तो इसमें क्या हुआ था? फिर सिंधी भाषा को क्या जोड़ा था? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 1967 में 21वें संविधान संशोधन में। और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? इसको 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 71वें। और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग उसमें जोड़ा गया था। अब यहाँ पे कुछ विविध प्रश्न आप लोगों के लिए। बोली की परिभाषा क्या है? तो बोली क्या होती है? एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होती है। एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहेंगे? बोली कहेंगे। और जब बोली एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने लगती है तो उसमें साहित्यिक रचनाएं होने लग जाती है तो वह क्या कहलाती है? तो वो उपभाषा कहलाती है। अब किस बोली में लौ को इस प्रकार बोला जाता था? तो लौ को इस प्रकार बोला जाता था ब्रज भाषा में। अब महापुराण के रचयिता कौन है? तो महापुराण के जो रचयिता है तो पुष्पदंत ने महापुराण की रचना करी थी। किसने करी थी? महापुराण की रचयिता पुष्पदंत ने। प्रवर्ती अपभ्रंश किसे कहते हैं? तो प्रवर्ती अपभ्रंश किसको कहते हैं? अवहट को ही प्रवर्ती अपभ्रंश कहते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्या है? तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो काल है वो 500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईस्वी तक है। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्या है? 500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईस्वी तक। भाषा की सही परिभाषा क्या है? तो वह उपभाषा जो प्रतिष्ठित होकर राजभाषा बने तो वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो इनमें पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आएगी? देखो, पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली आती है, ब्रजभाषा आती है, बुंदेली आती है, कन्नौजी आती है और पहाड़ी आती है। तो इसमें कौन सी नहीं आएगी? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आएगी? तो अवधी। तो अवधी किस में आती है? पूर्वी हिंदी में। पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली है? तो पूर्वी हिंदी की अभी मैंने आपको बताया अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी। तो ये किस में आती है? पूर्वी हिंदी में आती है। तो भोजपुरी यहाँ पर, ये बिहारी हिंदी में आती है। तो भोजपुरी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। मगधी अपभ्रंश से विकसित उपभाषा कौन सी है? तो मगधी अपभ्रंश से विकसित जो है वो बिहारी हिंदी है। और शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित उपभाषाएं कौन सी थी? शौरसेनी अपभ्रंश से एक आपकी आ जाएगी पश्चिमी हिंदी और दूसरी आएगी आपकी राजस्थानी। ये शौरसेनी अपभ्रंश से इनका विकास हुआ है। बाकी पहाड़ी जो हिंदी है इसका जो विकास माना जाता है शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? तो देवनागरी जो लिपि है ये अक्षरात्मक लिपि है। और किस भाषा की लिपि फारसी है? तो देखो, कहीं पर हमें उल्लेख मिलता है उर्दू भाषा की जो लिपि है उसको फारसी बताया गया है। और राजभाषा आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो राजभाषा आयोग में कितने सदस्य होते हैं? वैसे 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। लेकिन किन्हीं किन्हीं किताबों पर मैंने 22 भी देखा है। तो एक बार आप लोग इस वाले प्रश्न को क्रॉस वेरीफाई भी कर लीजिए। राजभाषा का क्या अर्थ है? तो राजभाषा का जो अर्थ होता है, तो राजभाषा का अर्थ होता है देश के सरकारी कामकाज की भाषा। राजभाषा का उसका मतलब है। तो उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी? पहली कौन सी है? हिंदी है। और दूसरी कौन सी है? संस्कृत। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी का प्रयोग करता है? तो 348(2) में राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी का प्रयोग करवा सकता है। 348(2) में।
भाषा और बोली में क्या अंतर है? तो देखो, भाषा मैंने आपको बता दिया है, भाषा को सरकारी मान्यता प्राप्त हो सकती है लेकिन बोली को नहीं होती है। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया? तो हिंदी जो शब्द है ये फारसी से लिया गया। तो इस वाले प्रश्न को भी आप लोग एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, क्योंकि इसका भी जो जवाब है अलग अलग यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया? फारसी से लिया गया। मध्यकाल में किस भाषा का प्रयोग साहित्य में अधिक हुआ है? तो मध्यकाल में किस भाषा का प्रयोग साहित्य में अधिक हुआ है? तो ब्रज भाषा का जो प्रयोग हुआ है मध्यकाल में, इसका प्रयोग साहित्य में अधिक हुआ है। किस बोली को हरियाणवी के नाम से भी जाना जाता है? तो बांगरू को हरियाणवी नाम से भी जाना जाता है। किस बोली का प्रयोग राहुल सांकृत्यायन ने कौरवी नाम से किया है? तो यहाँ पर खड़ी बोली का यहाँ पर इसका प्रयोग राहुल सांकृत्यायन ने कौरवी नाम से किया है। और 1904 में केसरी पत्र में तिलक फॉन्ट किसने बनाया था? तो अभी आपको पता है, बाल गंगाधर तिलक जी ने 1904 में। सिरोरेखा किस लिपि की पहचान है? तो देवनागरी लिपि की पहचान है सिरोरेखा। किस समिति ने मात्राएं व्यंजनों के दाहिनी ओर लिखने का सुझाव दिया था? तो किस समिति ने मात्राएं व्यंजनों के दाहिनी ओर लिखने का सुझाव दिया था? तो ये डॉक्टर गौर प्रसाद समिति ने। तो डॉक्टर गौर प्रसाद समिति ने व्यंजनों को दाहिनी ओर लिखने का सुझाव दिया था, डॉक्टर गौर प्रसाद। किस समिति ने लौ वर्ण को वर्णमाला में स्थान देने का सुझाव दिया था? तो आचार्य नरेंद्र देव समिति ने लौ वर्ण को वर्णमाला में स्थान देने का क्या करा था? सुझाव दिया था आचार्य नरेंद्र देव समिति ने। देवनागरी लिपि के सुधार हेतु सर्वप्रथम समिति का गठन किसने किया था? तो महादेव गोविंद रानाडे ने देवनागरी लिपि के सुधार हेतु सर्वप्रथम समिति का गठन किया था, महादेव गोविंद रानाडे। अवहट्ट को अपभ्रंश का अपभ्रंश क्यों कहा गया है? क्योंकि यह अपभ्रंश के बाद की भाषा है। किस भाषा को भारत की सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय भाषा माना जाता है? तो भाषा की, देखो, भारत की कोई ऐसी सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय भाषा नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदी भारत में अधिक बोली जाती है। भारत की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये अनुच्छेद 343 भारत की राजभाषा हिंदी है। किस वर्ष हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो 1949, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजस्थान की उत्तरी बोली कौन सी? तो राजस्थान की जो उत्तरी बोली है वो मेवाती है। राजस्थान की जो दक्षिणी बोली है उसको क्या कहेंगे? मालवी। तो राजस्थान की दक्षिणी बोली कौन सी? मालवी। और उत्तरी कौन सी है? मेवाती। और नागर ब्राह्मणों की लिपि होने के कारण नागरी नामकरण का मत किस विद्वान ने दिया था? तो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने दिया था, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने। और अणणाय कुमारचर्यु के रचयिता कौन है? तो अणणाय कुमारचर्यु के रचयिता पुष्पदंत। अणणाय कुमारचर्यु के रचयिता कौन है? पुष्पदंत। हिंदी भाषा का जो विकास सही क्रम है, तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत आएगा, फिर लौकिक संस्कृत आएगा, पाली आएगा, प्राकृत आएगा, अपभ्रंश आएगा, अवहट्ट आएगा और फिर हिंदी। तो ये सही क्रम हो जाएगा। किस भाषा को देवभाषा भी कहते हैं? तो संस्कृत को देवभाषा भी कहते हैं। राजभाषा के संबंध में संसद की समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। राजभाषा के संबंध में संसद की समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। बोलचाल की भाषा का दूसरा नाम क्या है? तो बोलचाल की भाषा को क्या कहेंगे? बोली कहेंगे। एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत किस लिपि का गुण है? तो ये देवनागरी लिपि का। किस अनुच्छेद के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार की नियुक्ति का प्रावधान है? तो 350 ख के अकॉर्डिंग। किस अनुच्छेद के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है? 350 ख के अकॉर्डिंग। तो ये आपके 102 प्रश्न हो चुके हैं। बाकी कमेंट में बताना आप लोगों ने यहाँ पर कितने सही जवाब आपको पता थे। और फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो QR कोड को स्कैन करके जरूर सपोर्ट करें, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी बेहतर यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कर सकें।